वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिगी स्पॉट। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टैक्स नोटिस के ऊपर। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी, जो हम टैक्स नोटिस डिस्कस कर रहे थे वो था 122 सबसेक्शन 9 जो नोटिस ऑफ अमेंडमेंट असेसमेंट का था। ये वाला नोटिस हम डिस्कस कर रहे थे। इस नोटिस का हमने रिप्लाई कैसे बनाना है, इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें हर चीज़ जो है सेक्शंस कौन कौन से हैं, हर चीज़ हमने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में भी। अभी ये जो टैक्स नोटिस है अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला टैक्स नोटिस मैंने आपको बताया था कि इस टैक्स नोटिस को हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो एक तो इनकम टैक्स अपील्स फाइल करने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, और साथ साथ मैंने आपको बोला था कि हम जो इनकम टैक्स के नोटिस वगैरह आते हैं उनको भी डील करेंगे, उनको भी देखेंगे कि वो टैक्स नोटिस कैसे ख़त्म करवा सकते हैं, हम उनके रिप्लाई कैसे बनवाएंगे। हर चीज़ टैक्स नोटिस के बारे में डिफरेंट सेक्शंस के अंडर जो टैक्स पेयर्स को प्रैक्टिकल लाइफ में नोटिस आते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम उनको रीड किया करेंगे और उनके रिप्लाई बना के उनको ख़त्म करवाना सीखेंगे। तो ये वाला जो टैक्स नोटिस था ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस टैक्स नोटिस के ऊपर जो है 3-4 वीडियोस जो हैं वो बनेगी, इनको मैं पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा और इनकी नंबरिंग भी मैं कर दूंगा ताकि आपको बाद में देखने में आसानी हो जाए। तो ये वाला जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है वो वीडियो मैंने अपलोड की है, वो आप जाके यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उसमें हमने इस नोटिस को डिस्कस किया था, इस नोटिस में क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हमने डिटेल से डिस्कस की थी। तो अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इसका जो पार्ट 1 है वो देखें, इसके बाद इस पार्ट 2 को देखें। तो इस नोटिस को हमने हर चीज़ डिस्कस कर ली थी। इसका जो नोटिस शो का नोटिस आया था वो भी हमने डिस्कस किया था, और इसका फर्स्ट रिमाइंडर था वो भी हमने डिस्कस किया था। ये वाला फर्स्ट रिमाइंडर जो आया था यहाँ तक हमने ये चीज़ें कर ली थी डिस्कस यहाँ तक, और ये इसका सेकंड रिमाइंडर मैंने आपको बोला था कि ये हम पेंडिंग करेंगे। इसके पहले जो है हम इसका रिप्लाई बनाना सीखेंगे कि टैक्स पेयर ने यहाँ तक जो सिनेरियो हमारा बना था, सारी चीज़ें जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी ईच एंड एवरीथिंग, तो यहाँ तक जो सिनेरियो था उसके रिस्पॉन्स में, उसके डिफेंस में टैक्स पेयर ने क्या रिप्लाई सबमिट किया था वो हम देखेंगे आज की वीडियो में। वो रिप्लाई जो है मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें डिटेल जो भी है वो भी शेयर करूंगा, हर चीज़ जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद जो है ये वाला रिप्लाई जो है यहाँ तक हम रीड कर लेंगे, आज की वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा। उसके बाद जो इसके बाद जो पार्ट 3 आएगा, पार्ट 3 में फिर हम इसका फर्दर रिमाइंडर जो बचता है पार्ट इस नोटिस का वो हम रीड करेंगे, फिर उसका रिप्लाई देखेंगे, फिर उसके बाद जो लास्ट इसका पार्ट बचेगा वो हम देखेंगे, उसके बाद फिर इसका रिप्लाई आएगा, फिर उसके बाद जो है इसका जो फाइनल नोटिस जो होगा, ऑर्डर जो हमें मिला है टैक्स ऑफिस की तरफ से कि ये नोटिस खत्म हो गया, वो हम डिस्कस करेंगे। वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है स्टेप वाइज शेयर करूंगा। तो अभी हम जो है लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने यहाँ तक जो है रिमाइंडर, फर्स्ट रिमाइंडर तक ये वाली चीज़ें सारी डिस्कस कर ली थी, सारा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया था। तो आज की वीडियो में हम इसका रिप्लाई बनाना सीखते हैं। ये रिप्लाई जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि रिप्लाई जो है हम किस तरह बनाते हैं। ये प्रीवियस वीडियोस भी कुछ ऐसी थी जब हम 161 का ऑर्डर या उसके 161 का शो का नोटिस, टैक्स नोटिस जो है 161 का जब आता है वो हमने डिस्कस किया था, उसके रिप्लाई बनाने सिखाए थे मैंने आपको। फिर हम उसकी अपील में भी गए थे, वो हमारा टॉपिक भी साथ साथ चल रहा है, उसके ऊपर भी मैं डेली वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो उस नोटिस का 161 का जो नोटिस आता है टैक्स पेयर का, उसका जब हमने रिप्लाई बनाना सीखा था तो उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी कि जब भी आपने रिप्लाई बनाना है तो कुछ चीज़ें जो है स्टार्ट में वो फिक्स होंगी, वो फॉर्मेट जो है वो आपने फिक्स रखना है, बाकी अंदर जो चीज़ें जो होंगी वो केस टू केस वेरी करती होंगी, वो हम चीज़ें चेंजेस करेंगे। वो मैंने आपको पहले भी ये सारी चीज़ें बताई हैं कि जब भी आपने रिप्लाई बनाना स्टार्ट करना है सबसे पहले आपने लिखना है कमिश्नर का नेम और उसकी डिटेल, और राइट साइड पे आपने डेट लिखनी है जिस डेट को आप रिप्लाई बना के सबमिट करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं कमिश्नर से रिलेटेड, ये जितनी भी चीज़ें जो मैंने हाईलाइट की हैं ये आपको कहाँ से मिलेंगी, ये हम जब हमारा टैक्स नोटिस जो होता है उसको हम देखेंगे, वहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ये वाली मिल जाएगी। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ टैक्स नोटिस। ये देखिए, ये हमारा टैक्स नोटिस जो है ये हमें इशू हुआ था, टैक्स पेयर को कमिश्नर ने इशू किया था। इसमें मैं आपको बता देता हूँ किस कमिश्नर ने इशू किया था। यहाँ पे जब आप टैक्स नोटिस के एंड पे आएंगे, लास्ट पेज पे जब आप जाएंगे, कोई भी टैक्स नोटिस जो होगा वहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स दी होगी। अभी ये हमारा जो टैक्स नोटिस है ये थोड़ा सा लेंथी है, इसमें शो कॉस्ट नोटिस भी इशू में है, बार बार रिमाइंडर भी इशू है, तो इसमें भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी इसका जो लास्ट पेज होगा उस पे जब आप जाएंगे, किसी भी नोटिस के, किसी भी किस्म का आपको नोटिस आता है टैक्स नोटिस, तो उसके लास्ट पेज पे आपको हर चीज मिल जाएगी कि ये किसने जो है इशू किया हुआ है। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मिस ताइबा असरार, कमिश्नर का लिखा हुआ है कि जिसने ये टैक्स नोटिस इशू किया, लेकिन यहाँ पे हम सबसे लास्ट पेज पे आ रहे हैं तो यहाँ पे कमिश्नर का नेम और लिखा हुआ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोई भी टैक्स नोटिस आएगा तो उसके लास्ट पेज में उस कमिश्नर का नेम लिखा होगा जिसने ये इशू किया होगा, लेकिन इस नोटिस को
हम जब देख रहे हैं तो इसमें कमिश्नर का नेम और है, लेकिन यहाँ पे रिप्लाई में मैंने कोई और चीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये और चीज इसलिए लिखी हुई है कि ये सबसे पहले जो नोटिस है वो किसी और कमिश्नर ने इशू किया था, बाद में रिमाइंडर जो उसके असिस्टेंट कमिश्नर थे उन्होंने इशू किए हुए हैं। तो इसमें जो फिर बाद में कमिश्नर जो है वो चेंज भी हुआ है। इस टैक्स पेयर का जो केस चल रहा है इसमें तो हमें देख लेते हैं कि सबसे पहला जो शो कास्ट नोटिस आया था वो किसने इशू किया। हम स्टार्ट में चले जाते हैं। अभी यहाँ से हमारा ये नोटिस इशू हो रहा है, शुरू हो रहा है। यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, इसको देखते हैं कि ये कमीशन ने इशू किया, उसका नाम क्या है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर किसने इशू किया था? रमला इसहाक, कमिश्नर असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर ने ये रिमाइंडर उसने इशू किया था। लेकिन शो कास्ट नोटिस किसने इशू किया था? जो ऊपर से चलता आ रहा है वो देखिए, यहाँ पे तैयबा असरार है, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, यूनिट 7 जोन 4 RTO लाहौर। यहाँ पे देख लें मिस तैयबा असरार, यहाँ पे भी मिस तैयबा असरार, उसका यूनिट और जोन मैंने लिखा हुआ है, यूनिट और जोन। उसके बाद टैक्स हाउस लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, RTO लिखा हुआ है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ से देखी हुई हैं। तो जो भी आपको टैक्स नोटिस आता है उसके लास्ट पेज पे आ जाएगा। अगर आपको इस तरह का कोई नोटिस आता है जिसमें रिमाइंडर्स भी वगैरह हैं तो आपने देख लेना है कि आप किस रिमाइंडर का रिप्लाई दे रहे हैं या फर्स्ट शो कास्ट नोटिस का दे रहे हैं। तो उस हिसाब से जिसने वो इशू किया होगा शो कास्ट नोटिस या रिमाइंडर, तो फिर आप उसी को जो है रिप्लाई दे रहे होंगे तो उसी का आपने नेम यहाँ पे मेंशन करना है। तो हमारा फर्स्ट जो नोटिस था वो कमिश्नर का नेम ये था, लेकिन रिमाइंडर जो है इसने दिया, लेकिन अभी हम कमिश्नर को ही दे रहे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर को, जिसने शो कास्ट नोटिस फर्स्ट हमें दिया था। तो उसका हमने नेम यहाँ पे लिख लिया है। सबसे पहले राइट साइड पे मैंने डेट लिखी हुई है, जो भी डेट होगी उस हिसाब से आपने लिख लेनी है जिस डेट को आप इसका रिप्लाई बना रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा रिप्लाई था, ये रिमाइंडर का हम रिप्लाई दे रहे थे, तो यहाँ पे हमारी जो ड्यू डेट थी वो कौन सी थी? 21 सितंबर 2021। लेकिन हम रिप्लाई किस डेट को दे रहे थे? हमारी जो कंप्लायंस डेट भी यही थी, ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है। तो उससे एक दिन पहले जो है 20 सितंबर को हम दे रहे हैं इसका रिप्लाई, हमारी ड्यू डेट से एक दिन पहले। वो हमने डेट लिख दी है जिस डेट को हम रिप्लाई दे रहे हैं। उसके बाद नीचे आपने सबसे पहले लिख लेना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में सेम यही शो कास्ट नोटिस अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 9 एंड सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, आगे टैक्स ईयर 2016 है। टैक्स ईयर आप कौन सा लिखेंगे? जिस टैक्स ईयर का आपको नोटिस आया होगा। हमारे नोटिस जब हम ऊपर देखेंगे टैक्स ईयर कौन सा है, ये वाला लिखा हुआ है फर्स्ट पहले नंबर पे। और इसका शो कास्ट नोटिस हमने देखना है, शो कास्ट नोटिस अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 9, 122 सब सेक्शन 9, ये शो कास्ट नोटिस हमें फर्स्ट आया था। और साथ एंड सेक्शन, और साथ इसका सेक्शन कौन सा था? 122 सब सेक्शन 1। ये देखें, जब आप जो नोटिस जहां से हमारा स्टार्ट हुआ है ना, वहां पे ये लिखा हुई है सारी चीजें सब्जेक्ट में। कोई भी नोटिस जब आएगा तो उसमें सब्जेक्ट में वो आपको चीजें मेंशन यहाँ पे की होंगी कि किस सेक्शन के अंडर आपको ये नोटिस इशू हुआ है। तो यहाँ पे हमने देखा हुआ है नोटिस अंडर सेक्शन 122 सब सेक्शन 9 रीड विद सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। सेम ये सब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, आगे टैक्स ईयर भी लिख दिया है। उसके बाद हमने ये हमें मिस तैयबा असरार ने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने डियर मैडम लिख दिया है। उसके बाद हमने सबसे पहले लिखा हुआ है दिस रेफर टू योर ऑफिस लेटर नंबर। ऑफिस लेटर नंबर आपने लिख देना है। ये ऑफिस लेटर नंबर आपको कहाँ से मिलेगा? ये जो जहाँ पे मैंने ये रेड किया हुआ है ना, इसके नीचे ऑफिस लेटर नंबर लिखा हुआ है। तो ये मैंने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन हाइड की हुई है। तो आपका जो नोटिस होगा कॉन्टैक्ट के नीचे जो है ना एड्रेस इसका लिखा होगा, शो कास्ट नोटिस का नंबर लिखा होगा, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। उसके बाद लिखा हुआ है दिस रेफर्स टू योर ऑफिस लेटर नंबर। सबसे पहले हमें जो शो कास्ट नोटिस जो आया था, लेटर नंबर आया था, उसका वो हमने लिखा हुआ है और साथ हमने कोमा लगा के लिखा है रिमाइंडर इशूड डेटेड सितंबर 15 2021। ये हमने डेट कहाँ से लिखी है? अब हमारा जो रिमाइंडर का हम रिप्लाई दे रहे हैं उसका डेट हम देख लेते हैं। वो हमें रिमाइंडर किस डेट को आया? ये हमारा रिमाइंडर फर्स्ट आया था जिसका भी हम रिप्लाई रेडी कर रहे हैं। अब रिमाइंडर का क्यों कर रहे हैं? ये सबसे पहले ऊपर जो शो कास्ट नोटिस आया था उसका क्यों नहीं कर रहे? ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी नोटिस के पार्ट 1 में, जहाँ पे हमने ये नोटिस को रीड किया था। ईच एंड एवरीथिंग हमने डिस्कस की हुई है। तो आप सबसे पहले वो वीडियो देख लें, फिर आपको समझ आ जाएगी। तो रिमाइंडर का भी हम रिप्लाई दे रहे हैं। रिमाइंडर की डेट क्या है? असाइनमेंट डेट या वो हमने लिखी हुई है, कंप्लायंस डेट 15 सितंबर, ड्यू डेट 21 है। जो हमने रिमाइंडर का डेट है, जिस डेट को रिमाइंडर इशू है, वो हमने यहाँ से देखी है, वो हमने सेम यहाँ पे मेंशन कर दी है। फिर उसमें हम लिख रहे
हैं इन विच यू हैव आस्क्ड फॉर एक्सप्लेनेशन ऑन इन्वेस्टमेंट मेड फॉर परचेज ऑफ व्हीकल, जो व्हीकल की रजिस्ट्रेशन नंबर लिखी हुई है हमने, विच इज वर्थ ₹21,53,000 इन दिस रिकॉर्ड द फॉलोइंग इज आवर सबमिशन। अब ये जो इसका पार्ट 1 जब आप देखेंगे ना, जिसमें हमने ये नोटिस डिस्कस किया था, सबसे पहले आप वो देखेंगे तो सारा सिनेरियो आपके माइंड में आ जाएगा, तो फिर आपको इस रिप्लाई की भी समझ आएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम रिप्लाई देख रहे हैं तो फिर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी, इसलिए आप इस नोटिस का पार्ट 1 देखें, फिर उसके बाद ये पार्ट 2 देखें। तो ये चीज़ हमने मेंशन कर दी है कि जो हमारी आपने ये चीज़ें जो पॉइंट रेज आउट किया था अपने नोटिस में, उसके रिप्लाई में हमारी ये सबमिशन है। उसके बाद हमने लिखा हुआ है इट इज सबमिटेड विद ड्यू रिग्रेट दैट योर ऑफिस स्टाफ डिड नॉट इवन बॉदर टू रिव्यू द वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ द टैक्स पेयर विच क्लियरली शोज द व्हीकल होंडा स्विक अंडर द हेड एनी अदर एसेट कोड। इसका ये है, वैल्यू हमने ये लिखी हुई है। और उसके बाद ₹1,47,000 रजिस्ट्रेशन चार्जेस कैपिटलाइज्ड ड्यू टू सिस्टम एरर, द टैक्स पेयर वाज नॉट एबल टू डिक्लेयर द व्हीकल इन व्हीकल्स कॉलम बट हैज ड्यूली डिक्लेयर्ड द एलाइज्ड व्हीकल व्हिच इज ड्यूली रिकंसाइल्ड विद द वेल्थ स्टेटमेंट ऑफ द टैक्स पेयर। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर समझ तभी आएगी जब आप इसका पार्ट 1 देखेंगे। तो ये पार्ट 1 में भी उसने मेंशन किया था कि जो टैक्स पेयर है उसने अपनी जो रिटर्न है उसमें अपनी रिटर्न के अंदर एक हेड होता है एनी अदर एसेट। टैक्स पेयर के पास उसने कुछ इन्वेस्टमेंट थी, उसने उन पैसों से गाड़ी खरीदी है, लेकिन उसने टैक्स रिटर्न में कुछ मिस्टेक किया, खुद किया या किसी अच्छे कंसल्टेंट ने से नहीं करवाई। तो उसने क्या किया है, टैक्स पेयर की गाड़ी का प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी हर चीज़ वगैरह वैल्यू प्रॉपर ऐड नहीं की, उसको प्रॉपर प्लेस पे जाके ऐड नहीं किया, उसने गलत प्लेस पे जाके एनी अदर है एसेट की जगह पे जाके उसको जस्ट अमाउंट उसकी लिख दी है एनी अदर एसेट्स में। लेकिन फिर इस टैक्स पेयर को नोटिस आ जाता है और टैक्स कमिश्नर जो कहता है या टैक्सेशन ऑफिसर जो कहता है कि आपने ये चीज़ प्रॉपर जो है डिक्लेयर नहीं की अपनी रिटर्न में, और हम ये समझ रहे हैं कि आपने ये जो इनकम है ये कंसील की हुई है, अनडिक्लेयर्ड इनकम है आपकी, और इसके ऊपर आपने कोई टैक्स वगैरह पे नहीं किया, इसलिए हम इसके ऊपर जो है टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे और वो आपको वो टैक्स लाइबिलिटी जो है पे करनी पड़ेगी। अगर आपके पास इस इन्वेस्टमेंट का कोई प्रॉपर एविडेंस वगैरह है, प्रॉपर चीज़ें हैं, तो आप हमें प्रोवाइड करें, अदरवाइज आपके अगेंस्ट जो है लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट की जाएगी। तो अब रिप्लाई में हम क्या कह रहे हैं, रिप्लाई में हम कह रहे हैं कि आपने जो पॉइंट रेज आउट किया था कि हमने एक गाड़ी ली हुई है जिसकी वैल्यू 21,53,000 है और ये इन्वेस्टमेंट जो हमने कंसील की हुई है, अनडिक्लेयर्ड इनकम है हमारी, उसको हम जस्टिफाई अपने रिप्लाई में इस तरह कर रहे हैं कि हमने अपना जो है प्रॉपर जगह पे, तो उसने वो कह रहे हैं कि मेंशन नहीं की, लेकिन रिप्लाई में हम ये कह रहे हैं कि एनी अदर एसेट जो है जिसका कोड नंबर ये था, वहां पे हमने वैल्यू लिखी हुई है, ये वाली 23 लाख की वैल्यू लिखी हुई है। उसको फिर हमने जो है ब्रेकअप उसका किया है कि ये जो 23,000 की वैल्यू हमने अदर एसेट्स में लिख दी है, ये टैक्स पेयर ने खुद लिखी है या उसके कंसल्टेंट से गलती हुई है, तो उसने ये अमाउंट लिख दी है, लेकिन इसकी कोई प्रॉपर जो नरेशन वगैरह नहीं दी, इसलिए टैक्स पेयर को नोटिस आ गया है। तो अब हम रिप्लाई में ये कह रहे हैं कि इस टैक्स पेयर का जो अदर एसेट्स वाला कॉलम है, लाइन है जिसका कोड नंबर ये है, उसमें अमाउंट मेंशन की गई है 23 लाख की, इसमें से 23 लाख में से 1,47,000 जो है ये हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, बाकी जो अमाउंट बचती है 21,53,000 वो हमारी गाड़ी की वैल्यू है। अब इस चीज को हम इस तरह जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर यही टैक्स पेयर जो है वो अगर उसने खुद की है या कंसल्टेंट ने की है ये गलती, वो ये गलती करता है ना, सीधी सी उसी वक्त जब उसने रिटर्न फाइल की उसी वक्त सही प्लेस पे जो है ये चीज मेंशन करता, बिजनेस व्हीकल नॉन बिजनेस व्हीकल के हेड में जाता, जहाँ पे जाके इसका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी का नेम वगैरह हर चीज मेंशन करता, प्रॉपर उसकी अमाउंट जो लिखता, गाड़ी की जितनी वैल्यू बनती है वो लिखता, तो उसको टैक्स पेयर को कभी भी ये चीज फेस ना करनी पड़ती, उसको ये नोटिस ना आता। अब तब टैक्स रिटर्न में गलती हुई है, उसकी वजह से नोटिस आ गया। अब नोटिस जो है खत्म करवाने पे एक तो टाइम वेस्ट होगा और ऊपर से इसके ऊपर एक्सपेंसेस वगैरह अलहदा आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम जस्टिफाई कर रहे हैं, ये चीज कह रहे हैं कि हमने जो है अदर एसेट्स वाली जो लाइन है वहां पे हमने 23 लाख की जो अमाउंट लिखी हुई है उसमें से 21,53,000 हमारी गाड़ी की वैल्यू है, जिसका पॉइंट जो है आपने रेज आउट किया हुआ है अपने नोटिस में। यहाँ पे ये देखें ना, ये वाला पॉइंट उन्होंने रेज आउट किया था। तो हम कह रहे हैं कि 21 लाख जो 53,000 जो अमाउंट है वो हमारी गाड़ी की वैल्यू, बाकी जो 23 लाख जो ये वाली अमाउंट हमने एनी अदर एसेट्स में डिक्लेयर किया है
उसमें से 1,47,000 जो है वो हमारी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन वगैरह छोटे मोटे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमने पे किए हुए हैं। फिर हमने नीचे मेंशन किया हुआ है ड्यू टू सिस्टम एरर द टैक्स पेयर वाज नॉट एबल टू डिक्लेयर द व्हीकल इन द व्हीकल कॉलम। ये देखे ना, मैंने आपको बोला था ना कि अगर प्रॉपर व्हीकल नॉन बिजनेस व्हीकल वाले का जो कॉलम होता है वहां पे प्रॉपर अगर सही जगह पे ये चीज लिखी होती तो इसको नोटिस ही ना आता। फिर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ड्यू टू सिस्टम एरर द टैक्स पेयर वाज नॉट एबल टू डिक्लेयर द व्हीकल इन द व्हीकल्स कॉलम बट हैज नॉट डिक्लेयर द alleged व्हीकल व्हिच इज ड्यूली रिकंसाइल्ड विद द वेल स्टेटमेंट ऑफ द टैक्स पेयर। अब ये चीज है, हुई तो गलती है टैक्स पेयर से या उसके कंसल्टेंट से, लेकिन यहाँ पे हमने जो है एक अपने आप को सेव करने के लिए हमने ये लाइन मेंशन कर दिया कि ड्यू टू सिस्टम एरर, कि कोई उस वक्त जब हम ये वैल्यू ऐड कर रहे थे उस कॉलम में प्रॉपर जगह पे, तो उस वक्त जो है ना सिस्टम में कोई मसला चल रहा था जिसकी वजह से हम वहाँ पे ऐड नहीं कर पाए और हमने जाके अदर एसेट्स वाला जो प्लेस थी वहाँ पे हमने ये चीज़ लिख दी है। ये चीज़ हम अपनी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। अगर हम ये लाइन नहीं लिखेंगे और अपनी गलती जो है हमारी वो कहेंगे कि आपकी गलती है, तो अगर हम ये लाइन मेंशन नहीं करते तो सीधा सीधा यही होगा कि हम अपनी गलती तस्लीम कर रहे हैं। तो फिर इस केस में क्या होगा कि हमें जो 21,53,000 की अमाउंट उन्होंने अपने टैक्स नोटिस में रेज की है, तो फिर उसके ऊपर वो इसको अनडिक्लेयर्ड या कंसील्ड इनकम जो है समझेंगे और इसको एनी अदर इनकम के तौर पर ट्रीट करेंगे और उसके ऊपर जितना भी टैक्स रेट लगता होगा वो लगा के टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे। फिर जो है टैक्स पेयर को उतनी टैक्स लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी। अगर वो पे नहीं करता तो फिर इसके बाद टैक्स पेयर को ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर जो है फिर जब आ जाता है तो फिर उसको अपील में जाना पड़ता है, तो फिर वो ज़्यादा जो है चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो फिर उसके ऊपर एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आ जाते हैं। तो चीज़ें जो है ना सारी ज़्यादा कम्प्लेक्स होने की वजह से जो है हम यहीं पे अपने आप को सेव कर रहे हैं कि हम लिख रहे हैं कि सिस्टम एरर की वजह से हम उस वक्त जो है टैक्स पेयर प्रॉपर जगह पे लिख नहीं सका। बाकी और भी कोई रीज़न लिखी जा सकती है, लेकिन हम फिलहाल जो है यही मुनासिब जो है ना वो इस सिनेरियो की बेस पे जो है ना वो लिख रहे हैं। उसके बाद हमने लिखा हुआ है वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड द रिप्लाई टू दिस रिप्लाई ऑलरेडी सबमिटेड द रिप्लाई। यहाँ पे ये वाली लाइन आनी थी, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझसे लिखा गया है। यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी सबमिटेड द रिप्लाई टू मिस जीनिया हुसैन असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर बट शी डिड नॉट रीड द रिप्लाई नॉट डिड शी कंसीडर दैट रिप्लाई। अच्छा, ये वाली लाइन जो है मैंने क्यों लिखी हुई है, अब मैं आपको टैक्स नोटिस की तरफ लेके जाता हूँ। यहाँ पे एक चीज उन्होंने मेंशन की थी रिमाइंडर में, ये वाली चीज जो है ये वाली लाइन, ये लाइन जब हमने टैक्स नोटिस रीड किया था तब मैंने आपको बताई थी कि वो टैक्स कमिश्नर जो है या टैक्सेशन ऑफिसर या है वो ये कह रहा है कि प्लीज नोट दैट इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस और पार्शियल कंप्लायंस, हमने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि हमने पहले जो है एक रिप्लाई सबमिट किया था। अब किया है या नहीं किया है वो चीज़ जो है ना इस अभी हम बहस नहीं कर रहे, जस्ट हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। फर्ज कर लो कि हमने एक सबमिट रिप्लाई किया था लेकिन वो रिप्लाई प्रॉपर नहीं था, तो इसी वजह से उन्होंने कंसीडर नहीं किया। अगर वो रिप्लाई हमारा पहला जो गया है अगर, तो वो हमारा प्रॉपर रिप्लाई होता, उसमें हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन होती, उसमें प्रॉपर एविडेंसेस वगैरह अटैच किए होते, तो फिर हमें ये रिमाइंडर आता ही ना, हमारा शो का नोटिस उधर ही जो है ख़त्म हो जाता। लेकिन ये है कि वो हमारा नोटिस प्रॉपर नहीं था, हमने पार्शियल कंप्लायंस की थी, आधी चीज़ें लिखी थी, हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया था, प्रॉपर एविडेंस नहीं दिए थे, तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ कंसीडर ही नहीं की। तो इसलिए जो है जब भी आपको किसी भी किस्म का टैक्स नोटिस आ जाता है तो आपने, या अगर आप खुद तैयार करेंगे तो आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए, सेक्शंस पे ग्रिप होनी चाहिए, टैक्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए ताकि एक्सप्लेनेशन अच्छी हो, आप प्रॉपर एविडेंस वगैरह अटैच कर सकें और आपका रिप्लाई खत्म जो टैक्स नोटिस है वो खत्म हो सके। अगर आप ये खुद नहीं कर सकते तो फिर आपने किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करना है। और आपने स्टार्ट में जब नोटिस आ जाता तो ये नहीं है कि आप कोशिश करते फिरें कि कोई आपको ऐसा कंसल्टेंट मिल जाए जो कि कम से कम पैसों में आपके ये काम करवा दे और आपके पेमेंट ज़्यादा न देनी पड़े। यहाँ पे मैं एक चीज़ जो आपको मेंशन कर दूं कि अगर आप स्टार्ट में इन चक्करों में पड़ जाएंगे, प्रॉपर आपके रिप्लाई वगैरह नहीं होंगे, आप जो है चीज़ें प्रॉपर सही नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, तो फिर ये होगा कि आपके रिप्लाई जो है एक्सेप्ट नहीं होंगे। फिर आपको अगर ऑर्डर आ जाता है ना, अगर आप स्टार्ट में कोई सस्ता सा जो है टैक्स कंसल्टेंट भी लेते हैं जिसको कम से कम फीस देते हैं, फर्ज कर लो कि अगर आपने कोई टैक्स कंसल्टेंट हायर कर लिया कि मेरा जो टैक्स नोटिस है 5,000 या 10,000 ले लो, उसमें ये खत्म कर दो, वो आप कम पैसों के चक्करों में पड़ जाते हैं। तो फिर ये होगा कि वो प्रॉपर अगर आपका रिप्लाई नहीं होगा, प्रॉपर एविडेंसेस वगैरह नहीं गए होंगे, तो फिर ये है कि अगर आपको ऑर्डर आ जाता है जहाँ पहले आपने 5,000 या 10,000 दे के नोटिस का रिप्लाई एक जमा करवाया होगा, अगर आपको ऑर्डर आ जाता
होता है, आपका रिप्लाई वगैरह एक्सेप्ट नहीं होता, ऑर्डर आ जाता है, तो फिर यहाँ पे 10 लगेंगे, फिर आपके वहाँ पे 60-70 भी लग सकते हैं, लाखों में भी लग सकते हैं। जब आपको ऑर्डर आ जाता है, आपको अपील्स में जाना पड़ता है, तो फिर आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आपको शो का नोटिस आए, फ़ौरन आपने किसी अच्छे कंसल्टेंट को ढूंढना है और उसको ये बतानी है कि आपने ये शो का नोटिस जो है वो ख़त्म करवाना है। कोशिश करवानी है कि आपने जो भी आपका शो का नोटिस है टैक्स ऑफिस में ही ख़त्म करवा लें, इसको किसी और डिपार्टमेंट के पास ना जाने दें। अगर आपका टैक्स नोटिस ख़त्म नहीं होता टैक्स ऑफिस से, जिस कमिश्नर ने इशू किया है वो वहाँ से ख़त्म नहीं होता और वो ऑर्डर पास कर देता है, तो फिर आपको जो नेक्स्ट इसका डिपार्टमेंट होता है अपील्स वाला, वहाँ पे जाना पड़ जाता है। तो एक तो चीज़ें आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाएंगी, फिर चीज़ें देर से आपकी वाइंड अप होंगी और आपके एक्सपेंसेस वगैरह जो हैं वो भी ज़्यादा होंगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि फर्स्ट डिपार्टमेंट जो है जहाँ से शो का नोटिस आया उसको फ़ौरन ख़त्म करवाने की कोशिश करें। अच्छा, ये लाइन हमने इसलिए लिख दी है। उसके बाद जो है उसके बाद नीचे हमने लिखा हुआ है इन लाइट ऑफ अबव सबमिशन वेल्थ स्टेटमेंट अटैच्ड हाईलाइटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ व्हीकल। यहाँ पे जो हम एविडेंस के तौर पे जो है अपनी टैक्स रिटर्न दे रहे हैं प्रॉपर कंप्लीट सारी, और टैक्स रिटर्न में जो वेल्थ स्टेटमेंट वाला जो पार्ट होता है वहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है। किस चीज़ को हाईलाइट किया है? उसमें हमने इस पार्ट को हाईलाइट किया हुआ है। वेल्थ स्टेटमेंट जाहिर सी बात है ना, जो टैक्स पेयर ने या उसके कंसल्टेंट ने गलती से एनी अदर एसेट्स में ये वैल्यू लिख दी थी, तो हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं वेल्थ स्टेटमेंट में हाईलाइटर से, और वो जो है वेल्थ स्टेटमेंट साथ एविडेंस के तौर पर अटैच कर रहे हैं कि हमने हमारी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसमें एनी अदर एसेट में हमने ये व्हीकल जो है वो उसकी अमाउंट डिक्लेयर की है। रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह बाकी वगैरह तो नहीं लिखी होंगी, जस्ट अमाउंट ही लिखी हुई है ना, तो हम हाईलाइट करके उनको बता रहे हैं कि ये चीज हमने इतनी अमाउंट जो है 23 लाख की वो हमने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर की हुई है, जिसमें में से 21,53,000 व्हीकल की कॉस्ट है, बाकी जो है वो इसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह हैं। तो ये चीज हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि हमने वेल्थ स्टेटमेंट को एविडेंस के तौर पर अटैच किया हुआ है इस रिप्लाई के साथ, और उसमें जो अमाउंट है वो हमने हाईलाइट की हुई है। उसके बाद हम यहाँ पे लिख रहे हैं इट इज रिक्वेस्टेड टू डायरेक्ट योर स्टाफ टू केयरफुली रिव्यू द टैक्स रिकॉर्ड बिफोर इशूइंग सच नोटिसेज एंड डू नॉट हरास द टैक्स पेयर बाय इशूइंग अलेज्ड नोटिसेज। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है ये थोड़ी सी सख्त लिखी हुई है। ये जो आप अगर आपको फर्स्ट टाइम का नोटिस वगैरह आ जाता है तब आपने ये चीज मेंशन नहीं करनी। जब आपको कोई नोटिस आता है, आप उसके 1-2 रिप्लाई सबमिट करते हैं, आपकी चीजें प्रॉपर हैं, लेकिन आपका जो नोटिस आ रहा है उसमें जो मिस्टेक्स वगैरह हैं, आपने रिप्लाई वगैरह सबमिट किए हैं ऑलरेडी 1-2 लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं हुए, तब आप लाइन ये वाली लिख सकते हैं, ये वाली द टैक्स रिकॉर्ड बिफोर इशूइंग सच नोटिसेज एंड डू नॉट हरास द टैक्स पेयर। अदरवाइज आपको ये वाली जो लाइन है ये लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप यहाँ पे लिखेंगे इट इज रिक्वेस्टेड टू द ऑनरेबल अथॉरिटी टू कंसीडर आवर रिप्लाई एंड डिलीट आवर जो है नोटिस वगैरह जो है इसकी या लाइबिलिटी वगैरह जो भी इशू पॉइंट आपने रेज किया हुआ है उसको खत्म किया जाए। ये इस तरह की लाइन आप लिखेंगे, फिर आपको ये वाली लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने नीचे लिखा हुआ है काइंडली डिसमिस द अबव सेड नोटिस एंड अब्लाई रिगार्ड्स। उसके बाद हमने टैक्स पेयर का नाम और उसका CNSC नंबर लिखा हुआ है, बस यहाँ तक नोटिस है इसका। तो ये नोटिस में जो चीजें हैं हमने मेंशन की हुई हैं, जो हमारा फर्स्ट रिमाइंडर था, यहाँ तक हमने इसका जो भी प्रॉपर रिप्लाई बनता था सिनेरियो के हिसाब से वो हमने यहाँ पे मेंशन करके उसका रिप्लाई जो है वो दिया हुआ है, रेडी किया हुआ है। उसमें हमने जो पॉइंट उन्होंने रेज किया था अपने नोटिस में, ये वाला व्हीकल वाला उसकी अमाउंट वगैरह लिखी थी, उसमें जो मिस्टेक हुई है, जो हमारी अमाउंट वेल्थ स्टेटमेंट में मौजूद थी, उसको भी हमने ब्रेक डाउन करके बताया हुआ है, प्रॉपर उसकी एक्सप्लेनेशन दी है कि ये केस था, ये सिनेरियो है और जो आप समझ रहे हैं वैसा नहीं है। हम आपको ये इसका ब्रेक डाउन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये जो अमाउंट लिखी हुई है वो एक्चुअल में कौन सी अमाउंट है और किस पर्पज के लिए वो अमाउंट लिखी हुई है, और हम साथ अटैचमेंट जो है वो हमारी वेल्थ स्टेटमेंट भी एविडेंस के तौर पर आपको दे रहे हैं। तो ये चीज थी हमारी फर्स्ट रिमाइंडर तक। अभी ये नोटिस यहाँ पे खत्म नहीं होता, इसके बाद नीचे भी रिमाइंडर और भी हैं, और भी चीजें काफी ज्यादा हैं। तो मैंने आपको लास्ट जो इसका पार्ट 1 था वहां पे मैंने आपको बताया था कि जस्ट हम ये फर्स्ट रिमाइंडर था, यहाँ तक हमने नोटिस को रीड किया था, यहाँ तक चीजें डिस्कस की थी। अब यहाँ तक रिमाइंडर जो था टैक्स पेयर का उसका हम दे रहे हैं। अब मेरे पास तो ये कंप्लीट नोटिस
नोटिस है ना जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिमाइंडर हैं, तो ये सारे रिमाइंडर एक दफ़ा नहीं आए होंगे। ये तो मैंने कंप्लीट नोटिस जो है डाउनलोड किया हुआ है, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन टैक्स पेयर को तो ये थोड़े थोड़े करके आए हैं। पहले शो का नोटिस था, उसके बाद जब रिमाइंडर आया तो यहाँ तक ही नोटिस था। रिप्लाई टैक्स पेयर ने सबमिट किया, वो हुआ या नहीं हुआ वो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। फिर उसके बाद क्या रिमार्क्स आए हैं उनकी तरफ से। फिर उसके बाद जब पहला नोटिस यहीं तक था तो फिर उसके बाद दोबारा रिमाइंडर आया उसको, तो फिर नोटिस थोड़ा सा इंक्रीज होकर यहाँ तक बढ़ गया। फिर हमने रिप्लाई दिया, फिर वो एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ वो भी हम नेक्स्ट जो है चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर रिमाइंडर आया, ये चीज़ें इस तरह चलती रही हैं। तो मैंने तो आपके साथ ये कंप्लीट डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो ताकि आपको स्टार्ट से लेके एंड तक लेके जाऊं, पूरा का पूरा सिनेरियो हम समझेंगे कि नोटिस में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या सिनेरियो बने हैं, ताकि आपको हर चीज़ का पता चल जाए। अगर आपके साथ इस तरह का सिनेरियो बन जाता है तो आप किस तरह डील करेंगे, आपके किसी क्लाइंट के साथ बन जाता है तब आप किस तरह डील करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप स्टडी कर रहे हैं तो तब आप ये सेक्शन रीड करेंगे तो इसको प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें कैसे हो रही होती हैं। ये नोटिस आप जब रीड करेंगे, ये मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्टडी के दौरान कि प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह के नोटिस आते हैं, इस तरह के सिनेरियो बनते हैं। जब आप अपनी स्टडी कंप्लीट करके टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे, मार्केट में काम करेंगे, एज ए फ्रीलांसर काम करेंगे, तो ऑलरेडी आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होगा, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ग्रिप होगी, तो आप प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकेंगे। तो बाकी जो रिमाइंडर वगैरह हैं इसके, वो हम नेक्स्ट पार्ट्स जो होंगे इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके 5-6 पार्ट्स में बना दूंगा, तो इसमें सारी चीज़ें, ताकि आपका सारा सिनेरियो आपके साथ जो है वो शेयर कर दूं, हर चीज़ का आपको पता चल जाए। जब तक ये नोटिस ख़त्म नहीं होता, इसके जितने भी पार्ट्स और रिप्लाई वगैरह बनते जाएंगे, मैं पार्ट्स में वीडियोस बनाता जाऊंगा और अपलोड करता जाऊंगा। इसको हम एंड तक लेके चलेंगे। तो इसका नोटिस का रिप्लाई आपने देख लिया, उसमें हमने सारी चीज़ें देख ली हैं, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट जो रिमाइंडर वगैरह आया वो देखेंगे। ये पहला जो रिप्लाई वगैरह हमने दिया है ये एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, इसके ऊपर क्या रिमार्क्स थे उनके, वो भी हम सारी चीज़ें जो हैं वो नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इससे अगला रिमाइंडर जो है डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आपने इस वीडियो को लाजमी लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।